साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कतई पश्चिम बंगाल की स्थिति बताकर रोना गिड़गिड़ाना नहीं चाहता, न आपको मायूस करना चाहता हूं। मैं किसी भी प्रकार से पश्चिम बंगाल की घटना को दिखाकर मोदी सरकार पर सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। इसका कोई अर्थ नहीं है दोस्तों। और जो लोग भी ऐसा करते हैं ना, दरअसल वो असली मुद्दे से आपका ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस देश में इतना बड़ा संकट है दोस्तों, इतना बड़ा संकट है, और ये संकट सिस्टम का है। याद रखिए, अब बीमारी अगर मान लीजिए कहीं और हो, पेट दर्द हो, और आपको ये कहा जाए कि आप कोई भी दर्द की दवा खा लीजिए, दर्द कुछ पल के लिए गायब हो जाएगा, तो उससे जो असली बीमारी है पेट दर्द वाली, वो तो दूर होगी नहीं ना भाई। जब भी देखिए पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है, और हम तुरंत मोदी जी पर पहुंच जाते हैं। आज मैं बिल्कुल एक नए तरीके से दोस्तों, एक नए नैरेटिव के साथ आपको हकीकत दिखाना चाहता हूं। आप भूले नहीं होंगे, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो इस देश में किसी भी राज्य के किसी भी गांव की किसी भी पंचायत में कोई भी घटना हो जाए, हम सीधे मोदी जी से सवाल पूछते थे। भाई, इसी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का राज था और सवाल हम पूछ रहे थे मोदी जी से। आप भूले तो नहीं? उस गलतफहमी में मत आइए। ये इतना बड़ा नैरेटिव है जो आपके रास्ते से आपको विमुख कर देता है। आप भूले नहीं होंगे, 2014 के बाद की स्थिति आपको बताता हूं। भाई, कहीं पर यह बात हो गई थी ना, गायों की ठीक से देखभाल नहीं हो रही, तो लोग पूछते थे कि अगर गाय की देखभाल मोदी जी या मोदी जी की सरकार के लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम कसाई के हाथ में दे दें? दोस्तों, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट, ममता बनर्जी की सरकार, वक्त पर आ रहे बयान, इन सब के इर्द गिर्द आपको बिल्कुल एक नया नजरिया देना चाहता हूं, ताकि आपको एहसास हो कि एक तरफ जहां ममता बनर्जी की सरकार खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट भी है। क्या आपके मन में यह सवाल उठा कि जब वक्फ बोर्ड को संविधान के ऊपर खड़ा कर दिया गया, तब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। आज वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन क्या पश्चिम बंगाल के भीतर जो अमानवीय घटनाएं हो रही हैं, क्या उस पर कोई सुनवाई हो रही है? मैंने आपको कहा दोस्तों, बिल्कुल नए नजरिए से आपको यह वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप भी कमेंट के साथ जुड़िए। उस नैरेटिव में मत फंसिए जिसे लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम गढ़ने की कोशिश कर रहा है, आपको आपके रास्ते से विमुख कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कुछ चीजें। इस समय सबसे बड़ी खबर क्या है आप जानते हैं ना? इस समय सबसे बड़ी खबर, अभी तो मेन स्ट्रीम मीडिया को एहसास भी नहीं है, आपको भी नहीं है। कल इसी नए वक्फ कानून के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिकाएं स्वीकार कर ली गई, और एक दो याचिका, दर्जनों याचिकाएं दोस्तों, दर्जनों। हर कोई एक याचिका लेकर पहुंच रहा है। मैंने तो देखा था जब अश्विनी उपाध्याय पहुंचे थे कि भाई वक्फ कानून में सुप्रीम कोर्ट में संविधान और बाकी चीजों से ऊपर वक्फ को ले जाया गया है, तो अश्विनी उपाध्याय एक वीडियो में कहते भी हैं कि हमें हाई कोर्ट जाना पड़ा। आज तो स्वीकार हो गया। दर्जनों याचिकाएं हैं, आप सोचिए। लेकिन मेरा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, संविधान की संरक्षक संस्था है, जो भी कहे, मगर सवाल यह है दोस्तों कि क्या ममता बनर्जी की सरकार उसको मानेगी? क्योंकि ये तो केंद्र सरकार का कानून है, लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करे, लेकिन ममता बनर्जी ने तो कह दिया है कि हमारे राज्य में कानून लागू नहीं होगा। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह कानून ठीक है, लागू होगा,
ममता बनर्जी कह रही है कि हम नहीं लागू करेंगे। यह सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, उसका भी आपको जवाब देता हूं। भाई, अभी शिक्षक भर्ती घोटाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना कि आपने जो 25,000 फर्जी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति की, पूरा सिस्टम दोषमुक्त है, दोषयुक्त है। क्या कहा ममता बनर्जी? ममता बनर्जी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट, बोला मुझे मंजूर नहीं फैसला। वो कह रही है कि हो सकता है मुझे जेल जाना पड़े, लोगों की भावनाओं को उकसा रही है। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि चलो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या पहले यह बात सुनिश्चित करेगा कि आप जिस सुनवाई को करने जा रहे हैं, क्या ममता बनर्जी की सरकार उसको पूरा करेगी भी या नहीं करेगी? या फिर सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले इस बात की सुनवाई होनी चाहिए कि क्या बंगाल में हिंदुओं को जीने का हक नहीं है? अब आपको समझ में आएगा दोस्तों। भाई, पश्चिम बंगाल की हालत देखिए। मैंने आपको कहा ना, मैं आपके अंदर मायूसी भरना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको खबर दिखाना चाहता हूं। हिंदू तब भी भाग रहे थे, आज भी भाग रहे। मैंने तो कल दोस्तों छावा फिल्म देखी। मैं देख नहीं पाया था, मैं फिल्म बहुत नहीं देखता। नेटफ्लिक्स में ये फिल्म आई तो फिर मैंने देखा उसे। मैं तो वास्तव में हिल गया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। लोग रो रहे हैं कि देखो क्या परिस्थितियां थी। अरे आज भी वही परिस्थितियां हैं, कुछ नहीं बदला, वही मानसिकता से लोग जी रहे हैं। आप मुर्शिदाबाद के वीडियो घटनाएं आपने देखी होंगी दोस्तों। चारों ओर बर्बादी का मंजर, वाहन जले हुए, शॉपिंग मॉल लूट लिया, फार्मेसी में तोड़फोड़, सब कुछ किया। मणिपुर में दर्द सबको नजर आ रहा था, पश्चिम बंगाल में नजर नहीं आ रहा है, मुर्शिदाबाद में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को सिर्फ निशाना बनाया गया। और मैं तो रिपोर्ट देख रहा था दोस्तों, चुन चुन कर हिंदुओं के दुकानों पर तोड़फोड़ की गई। अगल बगल अगर मुस्लिम के दुकान है तो उस पर कोई आंच नहीं आई। ये मैं रिपोर्ट से ही पढ़ रहा हूं। मैं एक बयान सुनाता हूं, कुछ चीजें मुझे भी सुनकर, मैं चाहता हूं आप छोटी छोटी चीजें तो सुन ही लीजिए जब दिखा रहा हूं। देखिए, सारे घर जला दिए गई है, सारे दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। पुलिस स्टेशन यहाँ से 1 कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो 1 कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम नहीं है। मेरा नाम मनोज घोष है। 4 घंटे तोड़फोड़ होती रही, कोई पुलिस वाला नहीं आया। आएंगे कैसे? अरे सरकार में हिम्मत होनी चाहिए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक लड़की, एक मुस्लिम लड़की एक लड़के के साथ जा रही थी। बहुत सारे अराजक तत्वों ने उसके हिजाब को खोलना शुरू कर दिया और बदतमीजी की। 2 घंटे में सबके होश ठिकाने ला दिए पुलिस वालों ने। यहाँ कहाँ पुलिस वाले आपको दिखेंगे? और पुलिस वालों छोड़िए, बीएसएफ उसकी टीम पर हमला हो गया भाई। हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि केंद्रीय बलों को लगाइए। क्या होगा भाई? सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई से पहले मैं बार बार कहता हूं, आप सहमत हैं नहीं जरूर लिखिए दोस्तों। मैं एकदम नई चीज आपको बता रहा हूं। सुनवाई करने का तो फायदा तब है ना जब वो कहेंगी सरकार ममता कि हम मानेंगे, वो बोलेगी हम नहीं मानेंगे। लीजिए, केंद्रीय बल भेज दिए। मैं पढ़ रहा हूं, बीएसएफ की साउथ बंगाल फ्रंटियर के डीआईजी पीआरओ नीलोत्पल जी बताते हैं कि सुरक्षा बलों की टीमों पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला किया गया। ये वही लोग हैं जो लगातार तनाव फैला रहे हैं। हमारी पार्टी पर युद्ध छेड़ दिया, बम पत्थर बरसाए गए। आम आदमी कहां जाएगा? मैं बयान सुनाता हूं आपको। ये बीएसएफ के डीआईजी, आप सुनिए, पीआरओ हैं। ऐसे वाकये हुए थे जब
इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए हमारी पार्टियां गई थीं। तो एक आध जगह ऐसा हुआ था जब ये लोगों के आक्रमण का हमको सामना करना पड़ा था। चारों तरफ से हम पे आक्रमण हुआ था, पेट्रोल बम के द्वारा, लाठियों के द्वारा, पत्थरों के द्वारा। स्थिति काफ़ी गंभीर थी, काफ़ी अप्रिय होने की संभावना थी और आत्मरक्षार्थ और बचाव के लिए हम लोगों को हवा में गोलियां भी चलानी पड़ी थी। देखा आपने, बीएसएफ पर हमला हो रहा है, कहाँ जाएंगे हिंदू? वो तो वैसे ही बेचारे क्या करेंगे। ममता सरकार है, मुर्शिदाबाद के हिंदू पलायन कर रहे हैं। 3 लोगों की तो मौत हो चुकी है, आपको पहले ही बता दिया। भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन हिंदुओं का खौफ कम नहीं हो रहा है, छोड़कर जा रहे हैं। और नदी के रास्ते 1000 से ज्यादा हिंदू पलायन करके मालदा पहुंच चुके हैं। छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं दोस्तों। आलम यह है कि हिंसा से प्रभावित, अच्छा ये भागीरथी नदी पार करके मालदा जिले में शरण ली है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं शुभेंदु अधिकारी, वो बता रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं। मालदा ही नहीं, झारखंड भी जा रहे हैं। फरक्का से तृणमूल कांग्रेस विधायक मनिरुल इस्लाम के भी पलायन करने की खबर है, उनके घर में भी ताला लगा है। शमशेरगंज में बीएसएफ टीम पर फायरिंग की गई है। मैं जरा कुछ पलायन वाला जो विजुअल है ना, देखिए, सोचिए और समझिए। एक बार देखिए इस विजुअल को। একটু আপনাদের সাথে কিভাবে কি করেছে একটু বলেন। মুসলিমরা আপনাদের সাথে কিভাবে অত্যাচার করেছে একটু বলেন। মুসলিম আমাদের খুব অত্যাচার করছে, প্রচুর অত্যাচার, মানে এত অত্যাচার থামায় না। বাড়ি ঘর সব পুড়িয়ে আগুন লেগে দিয়েছে, একটু ই করছে আর শক্তিশালী দেখা দিচ্ছে, ওরা মারধর করে কাটে ফেলে দিচ্ছে। পুলিশ প্রশাসন আসছে, মাঝে মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে, পুলিশ এসে সবাইকে তাড়িয়ে দিচ্ছে, বাড়ি ঘর সব আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, কিছু নাই বাড়ি ঘর, থাকার মতন জায়গা নেই, এমন অবস্থা করেছে আমার। আপনার বাড়ি? বাড়ি হচ্ছে বেদবনা। আপনারা জানেন বাগানে বসে। ঠিক আছে। ये हिंदू बहुल राष्ट्र में हिंदुओं की तस्वीर है और इसी देश के जो सेक्युलर हिंदू हैं वो कहते हैं कि मुसलमान डरे हुए हैं। देखिए ना, खाने पीने की चीजें वितरित की जा रही हैं हिंदुओं के लिए, डरे हुए, और कहते हैं मुसलमान खतरे में हैं। अपना घर बार छोड़ करके इन हिंदुओं को स्कूल में शरण लेना पड़ा है। ये दलित ही होंगे, ये पिछड़े वर्ग के लोग होंगे, ये वही होंगे दोस्तों, और कोई नहीं होगा। ये गरीब हैं, ये हिंदू हैं, मगर मजाल है इसके बाद भी बेशर्मी से पश्चिम बंगाल का एक मंत्री, ममता का सबसे प्रिय मंत्री, कोलकाता का मेयर फिरहाद हाकिम बोलता है पलायन जैसी कोई बात नहीं है, यहीं के लोग यहीं कर रहे हैं, बंगाल से बंगाली जा रहे हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है। बंगाल के लोगों को जरा उनके दिल में टीस पैदा होती है या नहीं होती है, ये कौन बताएगा? जरा सुनिए। बात नहीं है, यहाँ पर ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है। बंगाल से बंगाल में ही जा रहे हैं, तो बंगाल सुरक्षित है बोल के देख जाएगा, सारी जगह जा रहे हैं, सब ठीक है। पुलिस डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया, हम देखा जो पूरा कठोर होगा। एक घटना घट गई है, उसको लेके ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वो घटना ऐसा, इससे बहुत बड़ा घटना यूपी पे, इसमें गुजरात में घटी थी, उसके बाद भी लोग चुप था। आपके मन में सवाल उठता होगा दोस्तों कि ऐसी परिस्थिति कैसे पैदा हो गई भाई? खुलेआम गुंडागर्दी, खुलेआम इस तरीके से बेशर्मी से बातें, क्या है इसका सॉल्यूशन? कुछ तो होगा। आपको मैं दिखाता हूं, 1-2 नहीं, मैंने बड़ा रिसर्च करके ममता बनर्जी के 1 2 3 4 5 विंडो में बयान सुनाता हूं। भाई जब ये कह रही हैं, खुद ही भड़का रही हैं वक्फ बिल को लेकर के, खुद ये मैडम कह रही हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानती, मैं ये न्याय नहीं मान रही हूं, बीएसएफ के खिलाफ बोलती हैं। ऐसे ही लोग नहीं हमला करते हैं, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करती हैं, सीबीआई के खिलाफ आपको पता है क्या कुछ कर चुकी हैं। 5 विंडो में देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि पश्चिम बंगाल में संविधान कितना लागू है। जरा देखिए, और ये तो न्यायपालिका को भी देखना चाहिए।
लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वो आपका प्रॉपर्टी को लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आई हैव एवरी রাইট। আমি কিন্তু জাজকে রেসপেক্ট করে বলছি, আমি জাজমেন্টটা মেনে নিতে পারছি না। আই ক্যান এক্সপ্রেস সাম ওপিনিয়ন অ্যাবাউট দ্য ভার্ডিক্ট। 30 লক্ষ লোক 50 কিলোমিটার পর্যন্ত বিএসএফ তুমি ঢুকতে দেবে না তোমাদের এই ছাড়া। তার কারণ হচ্ছে ওরা ঢুকেই লোকে গ্রামের লোককে গুলি করছে আর ওপারে ফেলে দিয়ে আসছে। এরকম অনেক কেস আমাদের কাছে এসছে। কুচবিহারে পর পর এই ঘটনাগুলো ঘটেছে। अब ये सब देखने के बाद दोस्तों आप कहेंगे कि मैं तो बड़ा निराशावादी में डाल दिया आपको, फिर इलाज क्या है, कौन बचाएगा? क्या बंगाल में वही होगा जो बांग्लादेश में हो रहा है? या आपके मन में सवाल उठता होगा, उसका जवाब भी देता हूं। अभी क्या हुआ, कल ही एक कांग्रेसी नेता इमरान मसूद पता है क्या कह रहे थे कि जिस दिन हम आ जाएंगे घंटे भर में इलाज कर देंगे। मैं सुनाता हूं इस बयान को, लेकिन इसके साथ एक पुराना बयान भी याद आ गया तो टू विंडो में मैंने कर दिया। अकबरुद्दीन अवैसी, हम 25 करोड़ हैं, तुम 100 करोड़ हो, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखना क्या होगा। याद है ना, मैं दोनों दिखाता हूं, लेकिन खबर तो इमरान मसूद है कल की। आप जरा टू विंडो में दिखाइए, मैं इलाज आपको दिखा रहा हूं, देखिए। वादा आपसे करना चाहता हूं कि जिस दिन आ जाएंगे उस दिन घंटे भर के अंदर इसका इलाज भी करना जानते हैं। हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अब इमरान मसूद तो कह गए दोस्तों, बोल दिया। फिर उनको समझ में आया कि मैं दरअसल बंगाल में नहीं हूं। इमरान मसूद को बाद में समझ में आया कि ये योगी जी के राज्य में है, इनका भी यहां बैगन का भरता बना दिया जाएगा। इनको समझ में आ गया, तुरंत पलट गए, बोले नहीं मैंने धमकी नहीं दी थी, मैं हिंसा की बात करूंगा। एकदम पलट गए, बोले नहीं ये तो कंफ्यूजन है, मेरा पूरा बयान देखिए। सब पलट गए, तुरंत पलट गए। इसमें आपको जवाब भी मिलेगा, एक बार आप सुनिए इस बयान को। बात कही है उसके अंदर ना कोई चेतावनी है, ना उसके अंदर कोई धमकी है, ना कोई बात है। इलाज की बात सिर्फ है कि इलाज आप ये जुमले के उसके अंदर के इलाज कर देंगे, वो सिर्फ एक जुमले की तरह। लेकिन हम लोग लड़ाई को इसको लड़ रहे हैं और लोकतंत्र के अंदर हम लोग किसी भी सूरत में हिंसा के हामी नहीं है। मेरा पूरा बयान आप देख लीजिए। मैंने बार बार कहा, मैंने उन लोगों से भी कहा जो सड़क पर उतर के हंगामा करने की कोशिश करते हैं कि आप एक तरफ संविधान को बचाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ आप कानून को अपने हाथ में लेने का काम करेंगे, तो फिर ये लड़ाई बेमानी हो जाती है। हम लोग किसी सूरत में हिंसा नहीं। ये जो जवाब सुना ना दोस्तों, यही है बंगाल का जवाब। बंगाल की आवाम को, बंगाल की जनता को उठकर खड़ा होना होगा। ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिला, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों में गलत फहमियां हैं। वो जो गंगा जमुनी तहजीब, जय मीम, जय भीम और बाकी जो भद्र लोग बंगाल में बड़ा आएगा, एलिट क्लास के हैं, उनमें ज़रा गलत फहमियाँ बची हुई हैं, धीरे धीरे उतर रही हैं। मुझे लगता है जिस दिन पूरी उतर जाएगी ना, सब चुटकियों में बदल जाएगा दोस्तों। असम में ज़्यादा मुस्लिम हैं, हेमंत बिस्व शर्मा ने कहा ना, यहाँ तो कुछ नहीं हिम्मत हुई। यूपी में तो खैर कोई सोच भी नहीं सकता। बंगाल में भी दोस्तों जनता को भागना नहीं होगा, बल्कि उठकर खड़ा होना होगा। जब अधिकार मिला है लोकतंत्र का, तो चुनाव के वक्त उसका दमखम दिखाना होगा, यही इलाज। अब आप देखिए, झारखंड में एक मंत्री, हेमंत सोरेन, कांग्रेस की सरकार है, हफीजुल हसन अंसारी मंत्री है। जानते क्या कह रहा है? मेरे लिए संविधान से पहले शरीयत है, मानिए शरीयत, हमको क्या दिक्कत है। यही तो जनता को देखने की चीज है कि राहुल गांधी बोलते हैं मोदी जी संविधान खत्म कर रहे हैं। अरे ये खुलेआम बोल रहा है, खुलेआम कांग्रेसी मंत्री बोलता है कि हम संविधान बदल देंगे मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए। सुन लीजिए। शरीयत मेरे लिए बड़ा, ठीक है। हम कुरान सीने में रखते हैं और हाथ में रखते हैं संविधान। मुसलमान कुरान सीने में और हाथ में संविधान लेके चलता है, ठीक है। तो हम पहले शरीयत को पकड़ेंगे, इसके बाद संविधान को। अब इन सारे कॉन्टेक्स्ट में वापस लौटिए
कल सुप्रीम कोर्ट में इसी वक्फ कानून पर सुनवाई होनी है। मैं बताता हूं दोस्तों, कोई नहीं बताएगा, मैं सरकार को सुझाव देता हूं। आप तो जाएंगे ना सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ ये बोलिएगा, हुजूर आप जो करना हो करिए, जो फैसला करना हो करिए, लेकिन ये तो तय कर लीजिए कि आप जो कहेंगे उसका पालन सिर्फ हम ही को करना है या ममता बनर्जी करेंगी या नहीं करेंगी। पूछ तो लीजिए कि आपकी बात मानेंगी या नहीं मानेंगी। आप जाकर झारखंड के उस मंत्री से तो पूछिए जो कह रहा है कि नहीं भैया संविधान नहीं, शरीयत ही चाहिए उन्हें, तो आपकी बात तो वो सुनेगा भी नहीं भाई। जब वो सुनेगा नहीं तो फैसला किस पे सुनाना है? सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो आपका फैसला झुककर मान लेते हैं। हाँ, फिर तो क्या है, यही तो जनता को देखने की चीज है। और इसीलिए ये नैरेटिव छोटा नहीं है दोस्तों। मोदी जी को दोष देना है, दीजिए, मैं तो बहुत सारे वीडियो देख रहा हूं, दे दीजिए, मिलना क्या है। अरे पूछिए सवाल उन लोगों से जिससे पूछना बनता है। बंगाल की जनता को उठकर खड़ा होना होगा, यही सच है और कुछ नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो मैंने अभी कई सारे तीखे सवाल पूछे हैं, बड़े खतरे उठाने पड़ते हैं दोस्तों हमको भी, आप ये समझते होंगे। इतने खतरे उठाने के बाद ये सवाल पूछता हूँ और तब जाकर के ये बात आपको बताता हूँ। इसमें आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बहुत बड़ी ताकत है हमारे लिए। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। साथ में दोस्तों HB मेलोडी एक नया प्रयास कर रहा हूँ, आप भी जानते हैं, तो ज़रूर उससे जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।